हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये आपको विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, ठीक है। ज्योग्राफी का टेस्ट है, इसका सेकेंड पार्ट है ये। थर्ड का इससे पहले हम लोगों ने सारे इसके सॉल्व कर लिए हैं, वो तो आप लोगों को पता ही है। मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। और अब ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि आज जितना पढ़ाई करना है आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। कल ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए कि पढ़ाई को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर हम एक दिन रेस्ट नहीं लेते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, क्योंकि जो हम एक दिन पहले पढ़ते हैं वही हमारे माइंड में चलता रहता है, वही घूमता रहता है बार बार। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आज तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन कल मुझे लगता है कि आप जैसे दोपहर तक करना चाहो तो कर लो, इससे ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए। और अपना जो देखो कि उसमें फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, मूवी देख लो या मतलब जो भी पसंद हो करना वो एक्टिविटी करो। और अच्छी सी रात को नींद लेनी है, उसके बाद सुबह पेपर देने जाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक कल वीडियो लेके आऊँगा, 10 से 15 मिनट का रहेगा, जिसमें स्ट्रेटजी पूरी स्ट्रेटजी होगी कि हम कैसे मतलब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, कैसे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो गुड अटैम्प्ट हो सकते हैं, और किस तरह से हमको पेपर को करना चाहिए, ठीक है। इन सब बातों के लिए मैं 10 से 15 मिनट का कल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आप लोगों को सारी स्ट्रेटजी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, और अगर अच्छी लगे हमारी स्ट्रेटजी तो आप अपना सकते हैं उसको, ठीक है। तो कल कोई टेस्ट नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। आज ये लास्ट टेस्ट है आप लोगों का, जितना है आज ही होगा, क्योंकि मैं जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाता था या अब भी जाता हूँ तो क्या करता हूँ कि एक दिन पहले मैं कोई पढ़ाई नहीं करता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है और परसों पेपर है तो कल एक दिन बचा हुआ है, तब पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, तब तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो प्रॉपर आप एक साल से प्रॉपर पढ़ाई करते आ रहे हैं तो हम मुझे नहीं लगता कि एक दिन पहले पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। और जो भी टॉपर्स हैं वो भी यही सलाह देते हैं, ठीक है। तो मैं भी यही सलाह दूंगा आप लोगों को। और पूरा आप लोगों को पूरा स्ट्रेटजी पता चलेगी, ठीक है, कल वाले वीडियो में आपको। और एक मोटिवेशनल वीडियो भी आएगा, थोड़ा सा 5 मिनट का, एक मोटिवेशनल सॉन्ग का है। उसमें मैंने कोड कोड डाल रखे हैं, बहुत अच्छे कोड उसमें इंक्लूड किए हैं, और एक सॉन्ग इंक्लूड किया गया, वो भी अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो देख सकते हैं। वो शाम के टाइम आएगा, और 10 बजे के टाइम लगभग आप लोगों को ये मिल जाएगा, जो हमारा मोटिवेशन ये मतलब स्ट्रेटजी है, ठीक है, पेपर को टैकल करने की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। नेक्स्ट है, तो हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सी जो नदी बहाव प्रवृत्ति का सही वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि यह दो नदियों के बीच का विभाजक क्षेत्र होता है। बी है कि यह वर्षा पर्यंत नदी मार्ग में जल प्रवाह का प्रतिरूप है, ठीक है। सेकेंड है कि यह अवसादों के निक्षेपण के कारण अपने किनारों पर नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं। और डी है कि यह नदी के उद्गम और स्रोत को संदर्भित करता है। तो हमारा देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यह जो वर्ष पर्यंत नदी मार्ग में जल प्रवाह का जो प्रतिरूप होता है उसी के बारे में जो नदी बहाव प्रवृत्ति का सही वर्णन ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 52। इसमें कहा गया है कि हाल ही में महाराष्ट्र में लोनार झील का सॉरी रंग गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं जिसके कारण ये परिवर्तन हुआ है। तो ए ऑप्शन है कि हमारा केकड़ों की एक प्रजाति द्वारा उत्सर्जित विषाक्त पदार्थ के द्वारा, ठीक है। सेकंड बी है कि नदियों द्वारा प्रवाहित औद्योगिक बहिश्रावण के कारण प्रदूषण स्तर में वृद्धि। और सी है कि झील में गिरने वाले उल्कापिंड की धूल के कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और डी है कि शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ये जो शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन हो गया उसी के कारण ये लोनार झील में आपका इसका रंग गुलाबी देखने को मिलेगा। क्योंकि हुआ क्या था एक्चुअली, जब देखने को मिलता है जैसे कहें कि जब जल के निम्न स्तर में के कारण जब उसमें लवणता बढ़ती है तो ये जो शैवाल होते हैं इनमें जो है परिवर्तन होता है, इसी के कारण ये ऐसा हो गया, ठीक है। लाल गुलाबी और हरा भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 53। इसमें कहा गया कि G7 7 विकसित देश जो हैं जो विश्व की सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं का मंच निम्नलिखित में से कौन सा देश इस मंच के भाग हैं। तो बताना है। तो ए ऑप्शन फर्स्ट है हमारा भारत है, सेकंड है फ्रांस है, थर्ड है जापान है, और फोर्थ है चीन है, और फिफ्थ है कनाडा है।
तो देखो इसमें ना तो आपको ये भारत देखने को मिलेगा और ना ही इसका चीन पार्ट है, लेकिन ये फ्रांस है, जापान है और कनाडा, ये इनके तीनों इनके पार्ट हैं, ठीक है। इसके साथ साथ चार कंट्री और हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, यूएसए है, यूके है, ठीक है, और इसके साथ साथ जापान है और इटली है। इसकी अभी मीटिंग होने वाली थी यूएसए में, ठीक है, वो तो कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोगों को बताना है कि G7 कब बना था, और ये G7 से पहले G8 था, तो उसमें से कौन एक 8 कंट्री निकाल दिया गया बाहर है, ठीक है। उसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है, जितना भी पता हो इनके बारे में। तो हमारा 2, 3 और 5 स्टेटमेंट सही हो गया, 2, 3, 5 हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया कि महासागरीय धाराओं की गति प्रभावित होती है। तो फर्स्ट है कि ग्रही पवनों की गति से, ठीक है। सेकेंड है कि महासागरीय लवणता से और पृथ्वी के घूर्णन से, भूसहित जो होती है भूसहित के वितरण से और गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों जो आपको देखने को मिलेंगे, ये पांचों के पांचों स्टेटमेंट इसमें सही हैं, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेंगे जो ये महासागरीय धाराओं की गति होती है इन पांचों कारणों के कारण होती है, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कहा गया है कि महासागरों में तापमान वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कैसा तापमान वितरण है उसमें महासागर में, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि महासागरीय सतह का सर्वाधिक तापमान रेखा पर दर्ज किया जाता है, यानी जो विषुवत रेखा होती है उसी के बारे में बता, इसी को मतलब तापमान रेखा भी कह दिया जाता है, ठीक है। सेकंड है कि महासागर की गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में एक समान दर से कमी होती है, ठीक है। और ये थर्ड है कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में आपको देखने को मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक दर्ज किया गया है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, तो ये तापमान जो देखने को मिलेगा ये ज़्यादा होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में कम होता है। कारण क्या होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में देखो भूखंड बहुत कम है, कम मात्रा में है, और ये आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा भूखंड ज़्यादा है, जो मतलब बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। इसी के लिए ये मतलब तापमान ज़्यादा ये मतलब उत्तरी भाग में मिलता है, ना कि दक्षिणी, ठीक है, गोलार्ध में। तो ये गलत है हमारा। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो कहा गया है कि महासागर की गहराई में वृद्धि के साथ तापमान एक समान दर से जो कम होता है, तो ये गलत है। गहराई में जाने के बाद तो तापमान में कमी तो होती है, लेकिन ये विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, एक समान नहीं होती है। और फर्स्ट वाला जो कहा गया कि महासागरीय सतह का सर्वाधिक तापमान रेखा पर दर्ज किया गया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो बात की जा रही है इसके बारे में, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि इसमें तो सारे गलत दिख रहे हैं। चलो अभी देखते हैं क्या है। महासागरीय तापमान का सर्वाधिक तापमान रेखा पर दर्ज किया गया है, तो ये भी तापमान रेखा पर नहीं होता है, क्योंकि जो विषुवत रेखा है वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये तापमान जो है सबसे ज़्यादा आप 20 से 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है, दोनों गोलार्धों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहीं पे आपको डेजर्ट मिलते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। सही कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में इच्छित तापमान अपेक्षाकृत, अच्छा, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। मैंने सॉरी मैंने इसको अच्छे से पढ़ा नहीं, ठीक है। तो हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो महासागरों का तापमान है वो अपेक्षाकृत अधिक है, ठीक है। मतलब एक्सप्लेनेशन तो मैंने सही किया है, लेकिन पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है। मैंने सोचा कि ये मतलब उत्तरी गोलार्ध में बोल रहे हैं। तो हमारा ये उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, दक्षिणी में कम होता है, ठीक है, तुलनात्मक रूप से। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों के मध्य देशांतर विस्तार लगभग जो देशांतरीय विस्तार होता है ये 30 डिग्री है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत का उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार उत्तर पूर्व अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। तो ये सही वाला है, क्योंकि उत्तर पूर्व का आप अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 2914 2900 जो 2933 किलोमीटर है, ठीक है।
और अगर जो हम उत्तर दक्षिण वाला ये इसकी बात बात करें तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाता है, मतलब ये हमारा सही है स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा जो उत्तर से दक्षिण का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 68 डिग्री 70 मिनट से 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट है। तो ये भी अगर देखें तो 30 लगभग 30 जो है डिग्री का अंतर आता है, ठीक है, हमारे उसमें अक्षांशीय विस्तार में। तो हमारा जो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 57, इसमें कहा गया है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों का पश्चिमी तट ठंडी धाराओं से घिरा है जो शुष्क जलवायु को बढ़ावा देता है। और सेकेंड है कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल दाईं ओर से दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से प्रवाहित होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि जो कोरियोलिस बल होता है तो जैसे हमारी हमारी पृथ्वी है तो ये विषुवत रेखा है, तो इसमें दक्षिणी बाईं ओर से दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण दाईं ओर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है कि मध्य अक्षांशों पर मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों का पश्चिमी तट ठंडी धाराओं से घिरा होता है, तो नहीं नहीं नहीं, ये गर्म धाराओं पे, ये जो जैसे ये आपको देखने को मिले, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसमें जो महाद्वीप है ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र जो होता है ये महाद्वीपों का, तो ये पूर्वी मतलब जो पूर्वी तट होता है, मतलब पश्चिमी तट होता है, यहाँ आपको ठंडी धाराएं मिलेंगी, लेकिन ये जो पश्चिमी तट है यहाँ आपको गर्म धाराएं मिलेंगी। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, तो हमारा सेकेंड वाला सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, इसमें कहा गया है कि हाल ही में आरंभ किए गए इंडियन गैस एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह प्रथम देशव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सेकेंड है कि यह भारत में गैस के बाजार चालित मूल्य निर्धारण की सुविधा प्रदान करेगा। और थर्ड है कि इसे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा निगमित किया जाएगा। तो ये गलत है, इसके द्वारा ये निगमित नहीं किया जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा जो इसका निगमन किया जाएगा तो इंडियन जो देखने को मिलेगा इंडियन जो ये एक्सचेंज है, ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है, उसके द्वारा इसका जो है ये निर्गमित किया जाएगा। तो हमारा जो मतलब इसके द्वारा बनाया गया है ये। ठीक है, तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, एक और दो सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 59, इसमें कहा गया कि द्विवार्षिक पर्यावरण निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो फर्स्ट है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से कार्नेलियल विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। ठीक है, सेकेंड है कि विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से एलए विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, सेकेंड है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा और WWF द्वारा। तो हमारा देखो बी ऑप्शन सही है, जो ये विश्व आर्थिक मंच है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एलए यूनिवर्सिटी है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, इन तीनों के द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है। और इसमें 180 कंट्री हैं टोटल। ठीक है, उसमें से अभी 2020 में जो इसका संस्करण आया है आपको देखने को मिला है, जो लेटेस्ट है 12वां ये संस्करण इसका देखने को मिला है। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 186 आई है। ठीक है, 168 आई है, मतलब 168 रैंक आई है, मतलब हम लोगों ने नीचे से टॉप किया है। देख रहे हैं कितनी स्थिति हमारी जो है दयनीय बनी हुई है इसमें। तो ये हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है। ठीक है, और आप लोगों को बताना है कि इसमें फर्स्ट 3 कंट्री कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि फर्स्ट कौन कौन सी कंट्री है, नॉर्वेजियन है या कनेडियन है या मतलब इस कनेडियन है या मेडिटेरेनियन है, तो आप लोगों को बताना है कि उसमें से कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, इसमें कहा गया है कि उर्मिल यानी रोलिंग जो पर्वत होते हैं, रोलिंग पर्वतों की भूमि के रूप में ज्ञात यह क्षेत्र पर्वतों के समानांतर निर्मित उच्च अंतरिक्ष बेसिनों यानी घाटी के जैसे गर्तों के सहगत है। ठीक है, इन गर्तों में विस्तृत रूप से मृदु असंगठित निक्षेप जमा है, जिनसे मोलेसिस बेसिन का निर्माण होता है। तो मोलेसिस बेसिन का निर्माण किससे होता है, ये किस राज्य के बारे में बताया गया ऊपर स्टेटमेंट में है। तो असम है, ए ऑप्शन, बी है मणिपुर, सी है हमारा हिमाचल प्रदेश और डी है मिजोरम। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, मिजोरम के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 61, इसमें कहा गया है कि
चीन तुल्य जलवायु के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं? तो ये ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीपी जो आंतरिक क्षेत्रों में तीक्ष्ण गर्मी होती है, जो महाद्वीपी आंतरिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और सेकेंड है कि शीत ऋतु में मंगोलिया और साइबेरिया के ठंडे आंतरिक क्षेत्रों में गर्म प्रशांत तट के मध्य उच्च दाब प्रवणता देखी जाती है, इसमें जो कहा गया है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो महाद्वीपी आंतरिक क्षेत्र होते हैं जो एशिया के, उसमें जो है ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक मात्रा में गर्मी देखने को मिलती है, और साइबेरिया क्षेत्र में जो ठंडे आंतरिक क्षेत्र होते हैं वहाँ गर्म प्रशांत तट के मध्य उच्च दाब प्रवणता देखी जाती है, ठीक है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 62। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कृषि वानिकी का उपयुक्त वर्णन करता है? तो ये ऑप्शन है कि हमारा सार्वजनिक भूमि जैसे चारागाह और मंदिर के भूमि, सड़क के किनारे आदि पर वृक्षारोपण सीखे। सेकेंड है कि सार्वजनिक और निजी भूमि पर वृक्षारोपण और प्रबंधन। और सी है कि हमारा कृषि योग्य भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु वृक्षारोपण। और डी है कि बंजर भाग सहित एक ही भूमि पर वृक्षारोपण और कृषि फसलें। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें जो कृषि वानिकी की बात की जाती है, जिसका उपयुक्त वर्णन की बात करें तो इसमें जो बंजर भाग होता है भूमि का, उसी पर जो है भूमि पर वृक्षारोपण और फिर उसी में कृषि फसलें भी उगाई जाती हैं, ठीक है, ताकि जो है एक्स्ट्रा इनकम मिल सके, जिससे कोई इनकम हमें नहीं प्राप्त होती थी। ताकि इससे जो कृषि वानिकी है ये आप कह सकते हैं कि जो किसानों की 2022 तक डबल इनकम करना है, उसमें भी ये सहायक है, ठीक है। तो ये इनकम बढ़ाएगा। नेक्स्ट है 63। इसमें कहा गया कि ये चिकनी अंडाकार कटक जैसी निक्षेपणात्मक आकृतियां हैं जो मुख्य रूप से बजरी और रेत के साथ हिमगोलाश्म मृतिका से निर्मित होती है। हिमनद का अभिमुख छोर और पुच्छ छोर की तुलना में खुरदुरा और तीक्ष्ण ढाल युक्त होता है। इनके द्वारा हिमनदी गति की दिशा इंगित की जाती है। तो किसके बारे में, ये किस भू आकृति के बारे में बात की जा रही है? तो फर्स्ट है कि हिमोड़ है, एस्कर है, ड्रमलिंग है, या सिरे डेट कटक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन है, ये ड्रमलिंग होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इसके अभिमुख छोर और पृच्छ छोर की तुलना में खुरदुरा और तीक्ष्ण ढाल वाला होता है, ठीक है। और ये बजरी और रेत के साथ हिमगोलाश्म मृतिका से निर्मित होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है 64। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से पूर्वी घाट से ऊंचा है, और पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में निरंतरता कम है। और थर्ड है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, थर्ड वाला, क्योंकि देखने को मिलेगा आपको जो हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट जो साउथ की पीक हैं, ठीक है, साउथ इंडिया की जो पीक है, तो डोडा बेटा हाईएस्ट सेकंड है, और अन्नामलाई ये देखने को मिलेगी नीलगिरी पहाड़ियों वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, तो हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई बढ़ती जाती है, ठीक है। सेकेंड वाला जो कहा गया है कि निरंतरता जो है पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में निरंतरता कम है, तो नहीं, ये अधिक है, ठीक है। ये निरंतरता कम जो देखने को मिलेगी ये आपको पूर्वी घाट में देखने को मिलेगी, क्योंकि और गंगा ब्रह्मपुत्र और जो महानदी है ये इस पूर्वी घाट को मतलब काट दिया है इन लोगों ने, ठीक है। यहाँ से जैसे ये नदियाँ निकली हैं तो ये इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला जो कहा गया है कि पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से पूर्वी घाट से ऊंचा है, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 65। इसमें कहा गया है कि पश्चिमी तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो इनका विस्तार 5 भारतीय राज्यों में है, ठीक है। सेकेंड है कि ये मध्य में चौड़े और उत्तर और दक्षिण की ओर संकीर्ण है। और थर्ड है कि पश्चिमी तटीय मैदानों के मालाबार विस्तार में कयाल नामक पश्चजाल पाए जाते हैं। तो ये जो मालाबार वाले तट में जो ये केरल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको पश्चजल वाली झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये है, तो हमारा स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि इसमें 5 भारतीय राज्य देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं इसमें? देखो, महाराष्ट्र है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, गुजरात है और केरल है, ठीक है। तो ये 5 राज्य आपको देखने को मिलते हैं ये वाले क्षेत्र में। लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि जो कहा गया है कि उत्तरी और दक्षिणी भाग जो है ये संकीर्ण है, तो नहीं, उत्तरी और दक्षिणी भाग जो है
गुजरात और केरल वाला क्षेत्र और महाराष्ट्र वाला, ये तो आपको चौड़ा दिखाई देगा, लेकिन जो ये जो आपको जो देखने को मिलेगा मध्य वाला क्षेत्र, ये संकीर्ण क्षेत्र है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के साथ साथ निम्नलिखित में से किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ए ऑप्शन है, फर्स्ट है कि आयरलैंड है, मैक्सिको है, कनाडा है और नॉर्वे है। तो इसमें देखने को मिलेगा भारत के साथ साथ अभी अस्थायी सदस्य जो चुने गए हैं, तो उसमें देखो इसमें कौन कौन से देश हैं तो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक तो आपको ये आयरलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, और आयरलैंड के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो ये मैक्सिको है और नॉर्वे है, लेकिन कनाडा को इसमें नहीं किया गया है। तो हमारा 1, 2 और 4 है सही, ठीक है। तो 1, 2 और 4 हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसमें ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, अस्थायी सदस्य, और इनका कार्यकाल जो देखने को मिलेगा ये 1 जनवरी 2021 से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और ये अस्थायी सदस्य 10 होते हैं और 5 मतलब स्थायी सदस्य होते हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं ये कौन से हैं, क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है। तो अभी इनका चुनाव भी हुआ था और इसमें हम इंडिया को चुना भी गया है, और ये मतलब जितने भी कंट्री चुने गए थे उसमें से सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है इंडिया को मिली थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं इसको। तो आप लोगों को बताना है कि स्थायी सदस्य कौन कौन से कंट्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें कहा गया है कि वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता के आरोही क्रम में मतलब व्यवस्थित कीजिए कि कहाँ कितना परिवर्तन होता है। तो परिवर्तिता के बाद की अगर हम बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट में ये 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और अगर जो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और गंगा के मैदान में ये 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है वर्षा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे कम देखो सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में हो गई, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद गंगा के घाट में है, तो 1, 3 और 2 ऑप्शन हो गया, 1, 3 और 2, ठीक है, 1, 3 और 2, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कहा गया है कि वंशधारा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह रूसी कुल्या और गोदावरी के मध्य पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। सेकेंड है कि यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है, और थर्ड है कि सिंचाई की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु इस पर बोडे पल्ली राजगोपाल राव परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये इस पे यही सिंचाई की परियोजना के लिए इसका निर्माण किया गया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहती है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं हमारे, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 69। इसमें कहा गया है कि समुद्र अधस्थल अध अधस्थल विस्तार के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधस्थल मतलब नितल विस्तार के नितल विस्तारण समुद्र नितल विस्तार सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट वाला की है महासागरीय कटकों के शिखर पर निरंतर विस्फोट से नई प्लेट सामग्री का निर्माण होता है, और सेकेंड है कि ये चट्टानों की आयु से सत्यापित होता है, क्योंकि मध्य महासागरीय कटक के निकट की चट्टानें सर्वाधिक पुरानी होती हैं। तो इसमें जो बात की जा रही है तो देखो ये गलत है। जो मध्य कटक के निकट में स्थित जो चट्टानें होती हैं ये वाली, तो इसमें ये चट्टानों के बारे में अगर बात करें तो ये वाली गलत है, क्योंकि ये जितना ही मतलब उसके निकट होंगी वो उतने ही मतलब नवीन होगी। और जो मतलब पहले बनी है जो जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये नितल प्रसारण का सिद्धांत ये देखने को मिलेगा जो ये हमारा अटलांटिक वाला महासागर है, ठीक है। इसी में बीच में ये फॉल्ट देखने को मिलेगा। इसी पे जो देखो ये एक इधर को पार्ट भागती है, एक इधर को पार्ट जाता है, ये बीच में मतलब क्षेत्र होता चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसके जो बन गया, ठीक है, उसके बाद ये डिवाइड हो गया, ये वाला यहाँ पे क्षेत्र आ गया। तो जितना करीब में वो मतलब ये देखने को मिलेंगे जो चट्टानें वो उतनी ही नवीन होगी, लेकिन जो जितनी पहले बन गई हैं, ठीक है, जो पहले बन चुकी हैं बीच में है, जितनी दूर होती जाएंगी उतनी ही पुरानी होंगी, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि ये कटकों के शिखर पर निरंतर विस्फोट से नई प्लेटों की सामग्री का निर्माण होता है, तो ये नई प्लेटें बनती रहती हैं इस पर, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक घटना
ने प्रायद्वीप भारत की वर्तमान जल अपवाह प्रणाली को आकार दिया है? तो फर्स्ट है कि प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का जल मग्न होना और हिमालय का उत्थान, और आपको देखने को मिलेगा थर्ड में कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय खंड का आंशिक झुकाव के बारे में जो बात की जा रही है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो भूवैज्ञानिक घटना के प्रायद्वीपीय भारत की जो वर्तमान जल अपवाह प्रणाली है उसको आकार दिया है, और इसमें जो है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी पार्श्व का जलमग्न होना, ठीक है, और आपका हिमालय का उत्थान, और ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी दिशा में प्रायद्वीपीय खंड का आंशिक झुकाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसीलिए देखो ऐसे ढाल दिखाई देता है ये, ठीक है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट ये सही है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 71, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन बहिर्जनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, मतलब बाह्य बल का। तो फर्स्ट है कि निरावृत पहाड़ियाँ, ठीक है, भूकंप और वलित पर्वत और मृदा विसर्पण। तो देखो निरावृत पहाड़ियाँ हैं और ये आपको मृदा विसर्पण है, ये आपको देखने को मिलेगा मतलब बाह्य बल के कारण, लेकिन ये भूकंप और वलित पर्वत की बात करें तो ये आपको संपीड़न क्रिया के द्वारा ये आपको आंतरिक बल के परिणाम है, ना कि बाह्य बल के। तो हमारा 1 और 4 स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, में कहा गया कि दक्कन के पठार में लाल और पीली मृदाएं व्यापक रूप से फैली हुई हैं, ठीक है। इन मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इनका विकास रवेदार आग्नेय चट्टानों पे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। सेकेंड है कि मृदा का लाल रंग लाल लोह धातु के विसरण के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो इसमें जो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि मृदा का लाल रंग लौह के विसरण के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, तो ये होता है स्टेटमेंट सही है। और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि इसका जो रवेदार अग्नि चट्टानों का निर्माण वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है इन चट्टानों के निर्माण, क्योंकि वहाँ जो उसका लीचिंग बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए ये मतलब ये मृदाएं वहाँ पे बनती हैं। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, इसमें कहा गया कि समुद्री महासागरीय अधस्थल यानी समुद्री विस्तार के बारे में बात की जा रही, निथल प्रसरण के सिद्धांत के बारे में, कि महाद्वीपीय मग्न तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह महासागर का सर्वाधिक उथला भाग होता है, ठीक है। सेकेंड है कि महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई एक महासागर के दूसरे महासागर से भिन्न होती है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट है कि महासागरीय मग्न तट पर प्लवकों की उपलब्धता के कारण समृद्ध मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इनके बारे में बात की जा रही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये थर्ड वाले में जो ये मग्न तट होते हैं यहाँ पे आपको बहुत मात्रा में जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जिससे वहाँ मत्स्य क्षेत्र होता है, वहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है और सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, क्योंकि ये उथला भाग होता है और इसमें जो महासागर की एक महासागर से दूसरे महासागर के मग्न तट की जो चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कि 74, इसमें कहा गया कि वर्षण के रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि हिम का निर्माण तापमान के 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने और आर्द्रता के षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होने की स्थिति होती है, ठीक है। सेकेंड है कि ओले का निर्माण वर्षा जल के ठंडी अनुक्रमिक परतों से होकर गुजरने और बर्फ की कई संकेंद्रित परतों के निर्माण की स्थिति में होता है, ठीक है। तो जो इसमें कहा गया है तो इसमें ये भी दोनों इस हमारे तो सही है स्टेटमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट वाले में देखो कहा गया कि हिम का निर्माण 0 डिग्री तापमान में, जब जैसे बादल बनते हैं, ठीक है, ये ऊपर जाते हैं, वाष्प होती है, जलवाष्प ये ऊपर जाती है और ठंडी होती है, तो इसका जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाता है तब ये मतलब बर्फ़ के टुकड़े और के रूप में ये मतलब वर्षा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। तो फर्स्ट है कि बेगुला की धारा, कनारी की धारा, अलास्का की धारा, हम्बोल्ट की धारा और लेब्राडोर की धारा। तो देखो इसमें अगर हम बात करें कि कौन सी धाराएं जो है अटलांटिक महासागर की हैं, तो इसमें देखो बेगुला की धारा ये आपको अटलांटिक की देखने को मिलेगी, कनारी है और ये
लेब्राडोर की, और ये सारी की सारी धाराएं आपको ठंडी धाराएं देखने को मिलेंगी। लेकिन जो अलास्का की धारा और हम्बोल्ट की धारा है ये आपको देखने को मिलेगी, ये प्रशांत महासागर की है, ना कि जो है अटलांटिक महासागर की। तो 1, 2 और 5 हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। और आप लोगों को बताना है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी धाराएं हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर उसके कमेंट बॉक्स में लिखिए, और गर्म और ठंडी धारा भी पता हो तो ज़रूर उसको लिखिए, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी तो अटलांटिक महासागर की पूछ ली, कभी कभी तो पूछ लेते हैं कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 76, इसमें कहा गया कि ज्वार भाटा का उत्थान और गिरना प्राकृतिक जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। यह समुद्र संबंधी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से प्रभावित कर सकता है। संदर्भ में ज्वार भाटा है, तो फर्स्ट है कि ज्वार नदमुखों से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में सहायता करता है, और सेकेंड है कि जहाज़ों को सुरक्षित रूप से उथले जल में पोताश्रय तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है, और थर्ड है विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो सही है इसका, विद्युत उत्पादन के लिए तो इसके लिए संयंत्र लगाए जाते हैं, और ये मतलब सुरक्षित उथले जल और पोताश्रय में पहुंचने में सक्षम बनाता है, और ज्वार नदमुखों को प्रदूषण जल को बाहर निकालने में भी सहायता करता है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट ये मतलब चारों हैं। ये मत्स्य में सहायता करता है, मछलियों को पकड़ने में भी ये सहायता करता है, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग जाल बिछा देते हैं, जब ज्वार भाटा आता है तो उसमें मछलियाँ फंस जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे इसके संबंध में सही हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 77, इसमें कहा गया कि हिमालय में प्रायः मलबा अवधान या भूस्खलन घटित होता है, क्योंकि क्या कारण है इसका। तो फर्स्ट है कि विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है, ठीक है। हिमालय विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है, और सेकेंड है कि हिमालय अधिकांश असंगठित और अर्ध संगठित निक्षेप से बना है, और थर्ड है कि हिमालय में लघु अवधि में अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये विवर्तनिकी क्रिया के द्वारा बना है हिमालय, ठीक है। और ये असंगठित और अर्ध संगठित निक्षेपों से बना है, और हिमालय में जो है अत्यधिक वर्षा भी होती है। तो हमारे ये सारे स्टेटमेंट हमारे जो हैं सही हो जाते हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, इसमें कहा गया है कि काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह उत्तरी और पूर्वी मैदानों में व्यापक रूप से विस्तृत है। सेकेंड है कि यह सामान्य तौर पर मृण्य, गहरी और अपारगम्य है, यानी ट्रांसपेरेंट है, इनट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और सेकेंड है कि इन्हें रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड भी सही है, क्योंकि ये रेगुर मृदा के रूप में जानी जाती है। इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास और गन्ना इसमें बहुत अच्छी उसमें फसल होती है, ठीक है। और फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी मैदान में नहीं, ये पश्चिमी जो ये आपको देखने को मिलेगा, जो दक्कन का उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। दक्कन पठार का जो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 79, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि रिफ्ट घाटी झीलें हैं, ठीक है, गिरिताल झीलें हैं, और केतकी झीलें हैं। तो फर्स्ट मतलब इसमें कौन सी झीलें हिमनद के कारण बनती हैं, तो कौन सी हिमनद के कारण बनती है। तो ये देखो थर्ड वाला जो केतकी झीलें होती हैं, और केतली झीलें, और ये गिरिताल झीलें होती हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी कि ये झीलें हिमनद के कारण बनती हैं। लेकिन जो ये रिफ्ट घाटी वाली झीलें होती हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी जो ये जो भू आकृतियाँ होती हैं, पृथ्वी की जो भू आकृति होती है, उसके जो दो पार्ट जो है मतलब बीच का पार्ट धंस जाता है, और तो ये मतलब रिफ्ट घाटी बनती है, या मतलब आसपास के पार्ट जो होते हैं वो उठ जाते हैं, ठीक है, तब रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, ना कि ये हिमनद के कारण होता है। तो हमारा जो है 2 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किनके प्रभाव स्वरूप ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य हिंद महासागर की धारा को पूर्ण व्युत्क्रम होता है। तो जो हिंद महासागर की धारा है उसका पूर्ण व्युत्क्रम क्यों होता है, किस कारण होता है। तो ए ऑप्शन है कि कैरियोलिस बल के कारण, सेकेंड है कि थर्मोहेलाइन परिसंचरण के कारण, सी है कि प्रतिविश्वती धारा का प्रवाह है, और मानसूनी पवनें हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन है, ये मानसूनी पवनों के कारण होता है, ठीक है।
ये पूर्ण व्युत्क्रमण हो जाता है उसका ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य, ठीक है, हिंद महासागर की धाराओं का। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो आंतरिक भाग की जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं जिनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो फर्स्ट है कि खनन क्षेत्रों से प्राप्त चट्टानें हैं, ठीक है, उल्कापिंड है, भूकंपीय गतिविधियां हैं और ज्वालामुखी उद्गार हैं। तो देखो खनन क्षेत्र हैं और ये आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी उद्गार। ये आंतरिक जो पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में हमको प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है, लेकिन जो उल्कापिंड है और भूकंपी गतिविधियां हैं ये अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देते हैं। तो हमारा 1 और 4 इसमें स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 82, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा नर्मदा और ताप्ती नदी के घाटियों के मध्य अवस्थित है। तो कौन सा ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पंचमढ़ी है, ठीक है, अचान कमार अमरकंटक है और सी है अगस्तमलाई है, सिंपलीपाल है। तो हमारा देखो ए वाला ऑप्शन सही है। जो पंचमढ़ी है ये एमपी में पड़ता है, इसी की घाटी ये मतलब नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में स्थित है, ठीक है। इसे यूनेस्को को यूनेस्को साइट में 2009 में इसे जो है रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 83 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि महासागरों में लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि यह भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखीय जल में लवणता और औसत महासागरीय जल की लवणता से अधिक है, ठीक है। सेकेंड है कि हेलोक्लाइन क्षेत्र में गहराई बढ़ने के साथ लवणता में तेजी से कमी आती है। और सी है कि महासागरीय जल में घुलनशील खनिजों में 75% से अधिक भाग सोडियम क्लोराइड होता है। और डी है कि अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम लवणता की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो देखो सी वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि महासागरीय जल में घुलित जो खनिज होते हैं उसमें 75% से अधिक लगभग ये 77% आपको देखने को मिलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 84, इसमें कहा गया है कि एल नीनो यानी एल नीनो की घटना निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हैं एल नीनो के। तो इसमें देखो फर्स्ट है कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण की विकृत है, ठीक है। सेकेंड है कि भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पश्चिमी मानसून के आवागमन में विलंब। और थर्ड है कि पेरू तट पर समुद्र में मछलियों की संख्या में कमी। तो ये जो कहा गया है तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो एल नीनो होता है तो ये जो पेरू का तट होता है वहाँ पे आपको गर्म जलधारा देखने को मिलती है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करें तो हमबोल्ट की धारा उसको बोलते हैं, और वो मतलब एक जो है ठंडी धारा होती है जिसका जो है इस तरह से डायरेक्शन होता है। लेकिन जब वो गर्म धारा वहाँ पे बन जाती है पेरू के तट पे, तब वहाँ पे जो मछलियों की संख्या में कमी आ जाती है, क्योंकि मछलियाँ उस टेम्परेचर को वहाँ सहन नहीं कर पाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जो पोषक तत्व होते हैं वो भी वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और सेकेंड में कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप तथा दक्षिणी जो पश्चिमी मानसून के आवागमन में विलंब होता है। तो ये भी सही है, क्योंकि ये सिचुएशन उल्टा हो जाती है, ठीक है। और भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण की विकृति होती है इसमें। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, तीनों के तीनों सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 85, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका बुशवेल्ड भूदृश्य के माध्यम से सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है। तो स्टेपी घास भूमियाँ हैं, भूमध्य सागरीय हैं और सवाना है और उष्ण मरुस्थल हैं। तो इसमें देखो सी वाला ऑप्शन सही है, जो सवाना घास भूमियाँ हैं, ठीक है, इन्हीं के बारे में ये बात की जा रही सवाना घास भूमियों की, क्योंकि ये मतलब देखने को मिलेंगी जो घासें होती हैं ये मतलब लंबी घासें होती हैं और इसमें छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, और ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। इसी को मतलब मतलब बड़े शिकारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने शस्त्र व्यापार संधि पर ना तो हस्ताक्षर किए हैं और ना ही उसकी पुष्टि की है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि भारत, सेकेंड है जर्मनी, थर्ड है चीन और फोर्थ है लेबनान और फिफ्थ है उत्तर कोरिया। तो हमारा स्टेटमेंट इसमें देखो जो इसमें व्यापार संधि पे शस्त्रागार व्यापार संधि है उस पर ना तो हस्ताक्षर हुए हैं और ना ही अगर बात करें कि उनकी पुष्टि हुई है, तो देखो ये भारत है, ठीक है, चीन है और उत्तर कोरिया, इन तीनों ने
ना तो इन पे हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इसका जो है पुष्टि की है। तो हमारा देखो 1 और 3 और 5 वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 3 5, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। और अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से देश हैं, तो देखो जर्मनी तो है ही है और लेबनान भी है। इसके साथ साथ अदर कितने कंट्री हैं, ठीक है, वो आप लोगों को बताने हैं कि इसको कितने कंट्री ने जो है शस्त्रागार व्यापार संधि पर हस्ताक्षर और रेटिफाई इसको कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। तो इसमें कहा गया कि भूकंपी तरंगों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि प्राथमिक तरंगों की गति द्वितीयक तरंगों की तुलना में अपेक्षाकृत तीव्र होती हैं, ठीक है। सेकेंड है कि प्राथमिक तरंगें केवल ठोस पदार्थों से होकर गमन कर सकती हैं, जबकि द्वितीयक तरंगें किसी भी माध्यम में गमन कर सकती हैं। तो ये गलत है सेकेंड स्टेटमेंट में, क्योंकि ये देखने को मिलेगा जो द्वितीयक तरंगें होती हैं ये केवल ठोस में गमन कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो प्राथमिक तरंगें होती हैं वो किसी भी माध्यम में गमन कर सकती हैं। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। और फर्स्ट वाले में जो कहा गया कि प्राथमिक तरंगों की गति द्वितीयक तरंगों की गति की तुलना में अपेक्षाकृत जो अधिक होती है। तो देखो द्वितीयक तरंगें जो होती हैं ये इनकी गति कम होती है, लेकिन प्राथमिक की ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 88 इसमें कहा गया कि यमुना नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह गंगा नदी की सर्वाधिक पश्चिमी सहायक नदी है, ठीक है। सेकेंड है कि इसका उद्गम उत्तराखंड में बंदरपूछ श्रृंखला की पश्चिमी ढालों पर होता है। और थर्ड है कि यह भारत के 4 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो ये यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और ये पश्चिम से आकर मिलती है, ना कि जो पश्चिम से आकर मिलती है जो कहा गया है कि, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इसमें जो देखने को मिलेगा ये हमारा सही है, ठीक है। ये पश्चिम से मिलती है, इलाहाबाद में ये मिलती आके है, ठीक है। और ये इसका उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूछ श्रृंखला के पश्चिमी ढालों से होता है और यह 4 राज्यों से और एक संघ शासित राज्य से होकर बहती है, ठीक है। तो 4 राज्य मतलब संघ शासित है, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश जो उत्तराखंड है, ठीक है, और उत्तराखंड है, और ये तुम्हारा हरियाणा है, इससे होकर आकर मतलब गिरती आके यहाँ इलाहाबाद में मिल जाती हैं। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। इसमें कहा है कि ये मैग्मा प्रकोष्ठ के ठंडे होने से निर्मित गुंबदाकार ग्रेनाइट पिंड है। अनाच्छादित प्रक्रियाओं के ऊपरी पदार्थ के हट जाने से ये धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में विस्तृत होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है, ठीक है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी स्थलाकृति का वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट है कि फैकोलिथ है, और लेपोलिथ है, डाइक है, बैथोलिथ है। तो ये देखो डी वाला ऑप्शन सही है। बैथोलिथ के बारे में कहा गया है कि ये ऊपर गुंबदाकार बन जाता है और ये जो आपको देखने को मिलेंगे ग्रेनाइट के पिंड होते हैं, ठीक है, जो मतलब धरातल पर प्रकट नहीं होते हैं, धरातल के नीचे ही इनका जो है जमाव होता है, ठीक है। तो 2 टाइप से जो है लावा का जमाव होता है हमारा। एक तो मतलब उसका विस्फोट होता है तो वो पृथ्वी के ऊपर आकर ठंडा होता है, ठीक है, तो उसका जमाव होता है उसके। और एक होता है जो भूमि के आंतरिक होता है, ठीक है। तो 2 प्रकार का होता है इसमें। तो इसी के अंतर्गत आता है डी वाली जो ये बैथोलिक होती है, ये मतलब गुंबदाकार होती है। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसकी उत्पत्ति विवर्तनिकी गतिविधियों का परिणाम है। सेकेंड है कि हिमालय विश्व की सर्वाधिक युवावलित पर्वत का श्रेणी है। और ये थर्ड है कि हिमालय क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी गतिविधियाँ नहीं होती हैं। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि वहाँ कोई ज्वालामुखी गतिविधियाँ अभी तक नहीं देखने को मिलेंगी। कारण क्या है, ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती तो होंगी लेकिन हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई है हिमालय की, वो मतलब विस्फोट हो ही नहीं पाता है, ज्वालामुखी इतना ऊपर आ ही नहीं पाता। वैसे तो अगर बात करें तो ये हिमालय तो बहुत ही सेंसिटिव जोन में आता है, लेकिन वहाँ पर ये क्रियाएँ हमको लगता हो नहीं पाती, ऊपर विस्फोट नहीं हो पाता है उनका, ठीक है। और सेकेंड वाला जो कहा गया है कि सर्वाधिक युवावलित पर्वत हैं, तो ये भी श्रेणी सही है, क्योंकि इसमें देखने को मिलेगा ये जो काराकोरम और लद्दाख वाली श्रेणियों से नवीन है, और ये सबसे इसकी ऊंचाई भी सबसे अधिक है, ठीक है। और ये विवर्तन की क्रियाओं द्वारा इनका उत्पत्ति हुई है। तो इसमें देखो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा, ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
91 इसमें कहा गया कि पर्वत श्रेणियाँ और सुर्खियों में पहाड़ी हैं, ठीक है, जो पहाड़ी रही हैं, और संघ और राज्य क्षेत्र हैं। तो ससेर कांगरी ये हिमाचल प्रदेश में है, लाली आने ये अरुणाचल प्रदेश में है, चांग चेनुमो ये लद्दाख में है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। चांग चेनुमो की बात करें तो ये लद्दाख में आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, श्रेणी। और ये जो ससेर कांगड़ी है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये भी लद्दाख में ही देखने को मिलेगी। और जो ये लाली आने हैं ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है, ठीक है। ये अभी जो सुर्खियों में बहुत ज़्यादा ये लद्दाख वाला क्षेत्र रहा था, ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो इनको आप लोगों को याद रखना है। और भी जो तुम्हारा उत्तराखंड वाला है, लंपिया दुर्रा है, ठीक है, काला पानी वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को भी आप लोगों को रिकॉग्नाइज करना है। कौन सी नदी है, क्या है, मतलब काली नदी जो बहती है उसके बारे में पूरी डिटेल आपको जान लेनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। इसमें कहा गया है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करनी है कि कौन सा इसका सदस्य केवल एशियाई, मतलब जो AIIB की सदस्यता केवल एशियाई देशों तक ही सीमित है। सेकेंड है कि यह केवल एशिया के भीतर परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है। और थर्ड है कि भारत इसके संस्थापक देश में से एक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारत इसका संस्थापक देश में से एक है। और या मतलब देखने को मिलेगा सेकेंड वाला जो कहा है एशिया, केवल एशिया की परियोजनाओं के लिए, तो नहीं नहीं, ये एशिया के साथ साथ आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट की देखने को मिलेंगी और कैरेबियन वाली देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनको भी शामिल इसमें किया गया है, ये किसी भी मतलब क्षेत्र में है। और ये IIB की सदस्यता की बात करें तो ये UN के जितने भी सदस्य हैं वो कोई भी इसका सदस्य बन सकता है, ठीक है। ये केवल एशियाई देशों तक ही सीमित नहीं है। तो इसका अगर हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा तो ये बीजिंग में है, चीन में है, ठीक है, बीजिंग चीन में है। और देखने को मिलेगा इसका जो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में हुई थी। तो इस बैंक की किस ग्रुप के द्वारा जो स्थापना हुई है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, सी वाला। नेक्स्ट है 93। इसमें कहा गया कि शीतकालीन मानसून से भारत के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती है क्योंकि इसमें वर्षा करने के लिए पर्याप्त आर्द्रता नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड है कि स्थल पर जो प्रतिचक्रवाती परिसंचरण वर्षा की संभावना कम कर देता है। तो इसमें जो कहा गया है, तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं क्योंकि जो स्थल पर प्रतिचक्रवाती जो परिसंचरण वर्षा की संभावना को कम करता है और वर्षा के लिए पर्याप्त आर्द्रता नहीं होती है, ठीक है, जो ये शीतकालीन मानसून होता है इसी के कारण, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 94। इसमें कहा गया कि इस प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय भूमि के पूर्वी तटों के साथ पाई जाती है जहाँ व्यापारिक पवनों से वर्षा पर्यंत वर्षा होती है, ठीक है। पर्वतीय और संवहनी दोनों प्रकार की वर्षा होती है, प्रत्येक महीने में वर्षा होती है। तो फर्स्ट ये किस जलवायु के बारे में बात की जा रही है, तो देखो उष्णकटिबंधीय विषुवत-रेखीय जलवायु है, ठीक है, और उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और सुडान तुल्य जलवायु है, ठीक है। तो किस जलवायु के बारे में ऊपर बात की जा रही है, तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, जो उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु होती है उसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये मतलब उष्णकटिबंधीय पूर्वी तटों पर पाई जाती है, मतलब जो क्षेत्र होते हैं उसके पूर्वी जो तट होते हैं वहाँ पे पाई हो जाती है। और यहाँ संवहनी और पर्वतीय दोनों प्रकार की वर्षा होती है और प्रत्येक महीने में वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 95। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि दक्षिण भारत के सभी भागों में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। सेकेंड है कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर होता है। तो जो बात की जा रही इसमें, तो देखो इसमें सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है हमारा क्योंकि इसमें जो कहा गया कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो ये तो सही है क्योंकि जो दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा ये भूमध्य रेखा के करीब है, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ मतलब तापांतर बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अंतर नहीं पाया जाता है, लेकिन उत्तरी भारत में ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है और क्योंकि यहाँ मतलब लैंड वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत मतलब सही हो गया स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला है कि दक्षिण भारत में सभी भागों में उत्तर पूर्वी मानसून से
वर्षा होती, तो ये गलत है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा केवल तमिलनाडु और केरल वाले तट पे देखने को मिलती है, लेकिन अगर ज़्यादातर बात करें तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, सभी भागों में जो देखने को मिलेगी दक्षिणी वाले। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 86, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो मरुस्थल है और देश दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है कि पेंटागोनिया मरुस्थल तो सऊदी अरब है, मेजोवे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका है, और गिब्सन मरुस्थल ये तुर्की में देखने को मिलता है। तो देखो गिब्सन ये तुर्की का मरुस्थल नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, शुष्क मरुस्थल है। और मोजावे की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। और ये पेंटागोनिया का मरुस्थल ये सऊदी अरब का ये भी नहीं, ये अर्जेंटीना का है। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट एंड थर्ड गलत है इसमें, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए गए परिच्छेद में चट्टान निर्माण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। तो फर्स्ट है कि जब पृथ्वी की सतह की चट्टानें अपक्षयकारी कारणों के प्रति अनावृत होती हैं तो ये विभिन्न आकारों के उपखंडों में विभाजित हो जाती हैं, और इस प्रकार के उपखंडों को विभिन्न बहिर्जात कारकों द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है। संघनन के माध्यम से ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं, और संघनन एवं किण्वन के माध्यम से सांद्रता विनाश की प्रक्रिया है। तो इसमें किसके बारे में ये कहा जा रहा है। तो फर्स्ट है कि पुनः क्रिस्टलीकरण, पात्रता या शिलीभवन और अपशल्कन। तो किसके बारे में ये बात की जा रही है, ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो देखो शिलीभवन जो होता है, सी ऑप्शन। ठीक है, इसी के बारे में ये बात की जा रही है। शिलीभवन मतलब लिथिफिकेशन जो होता है, लिथिफिकेशन उसके बारे में बात की जा रही है। इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी की चट्टानें जो अपक्षयकारी कारकों के कारण अनावृत होती हैं और विभिन्न आकारों में उपखंडों में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जल मार्ग हैं और पृथक होने वाले क्षेत्र हैं। तो 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, दक्कन पास की बात करें तो मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान है, और कोको जल डमरू की बात करें तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। तो देखो जो ये कोको जो आपको देखने को मिलेगा जल डमरू है, ये आपको उत्तरी अंडमान और जो है छोटा अंडमान के बीच दिखेगा। मतलब नॉर्थ अंडमान और जो नॉर्थ अंडमान और देखने को मिलेगा नॉर्थ नॉर्थ नहीं 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 ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये नॉर्थ में नहीं देखने को मिलेगा, ये छोटा अंडमान जो होता है। ठीक है, छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान उसके बीच में देख नहीं, अच्छा ये तो ओ सॉरी 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 1 सेकेंड। देखो 10 डिग्री चैनल फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 10 डिग्री चैनल है, ये आपको देखने को मिलेगा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इसी के बीच में है। लेकिन दक्कन पास की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा जो दक्षिण अंडमान है। ठीक है, ये मिडिल अंडमान नहीं, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। और अगर कोको जल डमरू की बात करें तो ये आपको उत्तरी अंडमान और उत्तरी अंडमान और जो देखने को मिलता है म्यांमार है। ठीक है, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच ये देखने को मिलता है कोको डमरू। तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट ये भी हमारा गलत है क्योंकि मिडिल नहीं है। तो हमारा ए वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 99 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण विद्यमान उत्थित क्षेत्र अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवशिष्ट पहाड़ियाँ या पर्वत हैं। तो अरावली हैं, सतपुड़ा है या जावदी की हैं। तो इसमें देखो अवशिष्ट पर्वत की अगर बात करें इसमें तो आपको देखने को मिलेगा जो अरावली हैं और जावदी पहाड़ियाँ हैं, ये आपको अवशिष्ट पर्वत की उदाहरण देखने को मिलेंगी। लेकिन सतपुड़ा की बात करें तो ये अवशिष्ट पर्वत की जो है अवशिष्ट पर्वत के निर्माण का इसका निर्माण नहीं हुआ है उस समय पे। ठीक है, और अरावली जावदी पहाड़ियों के साथ साथ आपको देखने को मिलेगी वेलीकोंडा, पॉपीकोंडा, ठीक है, पालकोंडा, और जो ये महेंद्रगिरी पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं ये सब आपको देखने को मिलेंगी जो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं भारत में। ठीक है, तो हमारा एक और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि
या उष्णकटिबंधीय और व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों की अंतर क्रिया से निर्मित होने वाला निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ठीक है। सेकेंड है कि इसके दोलनमान से वर्षा की तीव्रता और मात्रा में भिन्नता उत्पन्न होता है। तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसका जो दोलन होता है, ठीक है, दोलनमान होता है, उससे वर्षा की जो तीव्रता और मात्रा होती उसमें भिन्नता उत्पन्न होती है। और ये जो कहा है कि उष्णकटिबंधीय व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों की अंतरक्रिया से निर्मित होते हैं, तो ये गलत है। ये आपको देखने को मिलेंगे जो विषुवतरेखी निम्न दाब क्षेत्र होता है, ये वाला, ठीक है, इसमें जो व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं उन्हीं के जो तो उन्हीं की जो ऊपर बीच वाला क्षेत्र होता है उसी में ये देखने को मिलता है जो ट्रेड विंड्स होती हैं। ठीक है। तो वो वहीं पे ये मतलब ITCZ वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है। और फर्स्ट वाला गलत है। और ITCZ के बारे में संदीप तिवारी जी ने और गुलाब शाह भिखुसा जी ने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत शानदार तरीके से डिटेल में आंसर दिया है। ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग आंसर लिखते हैं तो बहुत मतलब फीलिंग इज़ गुड यार, बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब आंसर देते हैं। आपके जैसे अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है। ठीक है। और संदीप जी, आपका एक डाउट था, तो उसमें देखिए आपको जो मैं बता रहा हूँ, वो जो 13 क्वेश्चन में आप बता रहे थे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो आप पूर्वी चीन सागर वो जो बता रहे हैं, वो आप पूर्वी चीन सागर की बात कर रहे हैं, वो पूर्वी चीन सागर की बात आप कर रहे हैं। वो पूर्वी चीन सागर से जो भूमध्य सागरीय जो जो भूमध्य सागर होता है वहाँ से उठते हैं, उसी के जो पूर्वी क्षेत्र से होते हैं, उसी को विषुवतरेखी पूर्वी सागर की बात की जा रही है, ना कि चीन सागर की, पूर्वी चीन सागर की बात की जा रही है। ठीक है। तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो उल्टा थोड़ी आ जाएंगे यार। आप थोड़ा सा आप कर देखते तो इसको मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये देखो जो मानसून उठते हैं, जो 13 क्वेश्चन में आपने पूछा था, तो जो मानसून होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा जो भूमध्य सागर होता है उससे उठते हैं, तो उसी का जो पूर्वी पार्ट होता है उसी की बात की जा रही है। और ये जो ये देखने को मिलेगा तुम्हारा जो अटलांटिक महासागर वाला, तो उसी पूर्वी वाले पार्ट की बात की जा रही है। वहाँ से वो मानसून उठते हैं जो मतलब इसको यूरोप को पार करते हैं, एशिया के पश्चिमी क्षेत्र को पार करते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को पार करते हुए तब वो इंडिया में आते हैं और जो बारिश करते हैं, रबी की फसल को जो है मतलब वो अच्छा करते हैं। ठीक है। उनके लिए जल प्रोवाइड कराते हैं, जो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो वो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने में। ठीक है। उसमें थोड़ा सा वो स्टेटमेंट में थोड़ा सा वो सागर के वो इंग्लिश में होता है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए वो है, वरना कोई इशू नहीं है उसमें। मैंने सोचा कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन कोई नहीं, मैंने डाउट क्लियर कर दिया। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आप आई होप आप लोग अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे, और अब आपको करंट वगैरह जो है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है। और कल ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है आप लोगों को, उसके लिए मैं सुबह ही वीडियो 10 बजे आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। आप लोग केवल रिवीजन करेंगे, जैसे करंट वगैरह जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, जितना शॉर्ट है वही आपको रिवीजन करना है। कल तो कुछ नया पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों, आप जितने लोग हैं सभी लोगों का आपका जो है क्लियर होगा, जो लोग यूपीएससी इस बार दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं तो वो लोग उस जो पेपर मिले उसको अच्छे से एनालिसिस करें और आगे बढ़ें, उसको उसी पैटर्न में आपको तैयारी करना है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हुआ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।